सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज अपन बात करेंगे ब्रिक्स ब्लॉक की। क्या है ये ब्रिक्स ग्रुपिंग, क्यों ये रेलेवेंट है, और पास्ट में एक आध साल में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या इन एक्सपेंशन के बाद भी ब्रिक्स रेलेवेंट है और इंडिया को कैसे प्ले करना चाहिए, ये सारे मैटर पर अपन बात करेंगे। अब ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली माना जा रहा है कि 2024 में जब रशिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी उस समय के लिए पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए रशिया को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है। अब क्या पाकिस्तान को मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं, दैट इज डिबेटेबल। बट अभी यदि अपन देखें तो पिछले ही समिट में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहानिसबर्ग में 2023 में, उसमें ब्रिक्स का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंशन हुआ था। खुद ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की 5 कंट्रीज की एक ग्रुप है। अब पहली बार जब से ये बना था तब से एक्सपेंशन हुई थी और 6 न्यू कंट्रीज को ऐड कर दिया गया था। ये 6 न्यू कंट्रीज में 3 एशियन कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान है। वहीं पर यदि अपन देखें तो 2 अफ्रीकन कंट्रीज और एक लैटिन अमेरिका कंट्री है। लैटिन अमेरिका में आएगा अर्जेंटीना और अफ्रीका की 2 कंट्रीज हैं इजिप्ट एंड इथियोपिया। इस तरीके से पहली बार ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था। इसी समय में ब्रिक्स का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था कि ब्रिक्स लीडर में एक कंसेंसस बन गई है कि नए लीडर्स, नए कंट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, उस चीज पर इनकी एक कंसेंसस बन चुकी है। हालांकि क्या क्राइटेरियाज हैं, इन क्राइटेरियाज को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो क्या इन क्राइटेरियाज के लिए पाकिस्तान एलिजिबल है या नहीं, ये स्टिल एक डाउटफुल क्राइटेरिया है। और क्या पाकिस्तान को एंट्री मिलेगी कि नहीं, ये अभी तक श्योरिटी नहीं है। बट यदि अपन एक फैक्ट देखें कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप कंटिन्यूसली इंप्रूव हुए हैं। पहली बार रशिया ने पिछले कुछ सालों में आर्मी या मिलिट्री गुड्स बेचने की परमिशन, जो सेल्फ इंपोज बैन था, रशिया ने पाकिस्तान में मिलिट्री गुड्स बेचने की जो बैन था उसे उठा लिया। दोनों के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेस भी अभी अभी ही स्टार्ट हुई हैं। और यदि अपन पाकिस्तान और चाइना को देखें तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान को ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड मानता है। मतलब कि ये दोनों मेजर पावर्स यदि देखा जाए, चाइना और रशिया, जो इंडिया के अलावा डोमिनेंट पावर हैं ब्रिक्स में, दोनों के दोनों शायद पाकिस्तान का एंट्रेंस इन द ब्रिक्स को सपोर्ट करें। अब ये इंडिया शायद के लाइकिंग पर ना, इंडिया के लाइकिंग पे ना हो, उसके बाद भी हो सकता है पाकिस्तान को एंट्री मिल जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने यह बोला है कि रशिया ने हमें वादा किया है कि पूरे प्रोसेस में टिल गेटिंग एंट्रेंस इनटू द ब्रिक्स उसे सपोर्ट करेंगे। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अपन ब्रिक्स फोरम की थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में आइडिया ऑफ ब्रिक वॉज प्रपोज्ड। इसमें यदि आप देखेंगे तो एस इज मिसिंग, मतलब कि साउथ अफ्रीका नहीं था। एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें यह बोला गया था ये जो ब्रिक कंट्रीज हैं आने वाले 50 सालों में ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट इकोनॉमीज बन जाएंगी। इस वजह से इन्होंने कहा था, इस पेपर ने सजेस्ट किया था, गोल्डमैन सैक्स में सजेस्ट किया गया था कि जरूरत यह है यदि ये कम्युनिटी, ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलके आती हैं तो ये ग्लोब के डेवलपिंग साइड को डोमिनेट कर सकती हैं। दैट वाज द आइडिया और ऐसा हुआ भी। 2006 में जब न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई तो G8 के साइडलाइंस पर सारे के सारे लीडर्स मिले। पहले G8 था जिसमें G7 प्लस रशिया था। यूक्रेन क्राइसिस के बाद जब रशिया ने अनेक्स किया था, जब वॉर हुआ, तो रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया था और ये G7 बन गया। सो जब G8 की मीटिंग हुई थी तब उसी समय पहली बार साइडलाइंस में ये मीट हुए था 2006 में, एंड द आइडिया ऑफ ब्रिक वॉज प्रपोज्ड। अब तो सबसे पहली बार समिट हुई 2009 में रशिया में,
और उस समय उसके बाद जब 2010 में चाइना में समिट हुई तो यहां पर आइडिया प्रपोज किया गया कि साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में ऐड कर देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ 2011 में। नेक्स्ट ईयर में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक का पार्ट बन गया एंड फाइनली ब्रिक बन गया ब्रिक्स। दैट इज द आइडिया। तो दिस इज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द ग्रुप। यदि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली हैं, जैसे कि इन्होंने कंटिंजेंसी रिजर्व फंड की बात करी है, जिसमें यदि किसी को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की शॉर्टेज होती है तो द कंट्रीज विल हेल्प आउट। ऐसे ही वैक्सीन के को प्रोडक्शन, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी है, एजुकेशन एंड स्टूडेंट शेयरिंग की बात करी है, कल्चरल इनिशिएटिव्स की बात करी है। मतलब कि ब्रिक्स की जो इनिशिएटिव है मल्टीलैटरल लेवल पर, हर कंट्रीज हर लेवल पर ये एक्सपैंड कर रही है। दैट इज द आइडिया। लेकिन जो सबसे नोटेबल इनिशिएटिव है वो है एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हुआ था, ब्राजील की एक सिटी है, यहां पर इस डिक्लेरेशन के तहत एनडीबी फॉर्म किया जाएगा। एनडीबी खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीबी को जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके अल्टरनेटिव में साउथ साउथ कॉपरेशन लेड डेवलपमेंट बैंक की तरह से इनिशिएट किया जा रहा है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, जब एक्सपेंशन हो रहा है, इस आइडिया को आप ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ देखें तो ग्रेजुअली होगा क्या कि ब्रिक्स और एनडीबी की आउटरीच बढ़ते जाएगी, फंड इन्फ्यूज किया जाएगा, इससे जो इंटरनेशनल रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स है वो और ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज द आइडिया। यदि अभी अपन देखें स्टडी करें तो ब्रिक्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रखता है मार्केट और वर्ल्ड में। 41% पॉपुलेशन है, 24% जीडीपी एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है, 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। सो दैट इज द आइडिया। ये डेटा उतने रेलेवेंट नहीं है। अब यदि अपन बात करें जो रीसेंट एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, वो किस हद तक इंडिया के फेवर में है और क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, अपन ये बात करते हैं। सबसे पहले यदि अपन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो अब आप देखिए कौन कौन से नए कंट्रीज आए। 3 एशियन, 2 अफ्रीकन जुड़े, प्लस लैटिन अमेरिका जुड़ा। मतलब कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है वो ग्लोबल लेवल पर ब्रिक्स ग्लोबल आउटरीच कर रहा है। इसमें 2 अफ्रीकन कंट्रीज आई, साउथ अफ्रीका से एक्सपैंड करके अपन और ज्यादा कंट्रीज में आ रहे हैं। 2 अफ्रीकन कंट्रीज आई, अर्जेंटीना भी आई। इनफैक्ट ब्राजील और अर्जेंटीना की बहुत रीजनल लेवल पर राइवलरी चलती है, तो अर्जेंटीना की एंट्री पर ब्राजील ऑब्जेक्ट कर रहा था, उसके बाद भी ब्रिक्स में एंट्री मिल गई। दिस शोज द वाइडर ग्लोबल एम्बिशंस ऑफ ब्रिक्स। मतलब कि ये एक साउथ साउथ कॉपरेशन का एक न्यू फ्रेमवर्क बन सकता है। दैट इज वन वेरी एस्पेक्ट। और यदि आप इंडिया के सेंस पर सोचे तो इंडिया हमेशा से बोलते आया है कि यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल फोरम्स शुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो इंडिया की आइडियोलॉजी है वो भी इस एक्सपेंशन में जस्टिफाइड है। दैट इज द बिगर पिक्चर इफ यू सी। इसी में यदि आप देखें तो एनडीबी को जरूरत रहेगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। अभी 100 बिलियन का मात्र इनके पास रिजर्व है, $100 बिलियन विथ $20 बिलियन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। तो यदि कोई रिच कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज बहुत रिच है, तो सऊदी को ऑन बोर्ड ले आए हैं, यूएई को ले आए हैं। इनका मेजर एम क्या है लाने का कि ये एनडीबी के रिसोर्स में इन्वेस्ट कर सकें। दैट इज द आइडिया। एनडीबी की आउटरीच और बढ़ सकेगी। इनफैक्ट यदि आप स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये कई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जैसे एससीओ और एशियान से ज्यादा बढ़कर न्यूमेरिकली बड़ा हो गया है। ठीक है। और यदि अपन देखें तो यदि आप खासकर यूएई देखें, यूसी सऊदी, दोनों के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है ब्रिक्स में, यदि पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया गया तो हो सकता है ये स्टेटमेंट ना दिया जाए, बट अभी चाइना को छोड़कर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया के खराब रिलेशंस हो। तो इंडिया को मल्टीलैटरल से बाइलैटरल फोरम के लिए ये एक अच्छा
फोरम मिल रहा है जहां पर बायलैटरल टू मल्टीलैटरल लेवल डायलॉग्स ऑर्गेनाइज किए जा सके। तो ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है, नंबर वन। एक और चीज यदि अपन देखें तो खासकर आप सिचुएशन ऑफ मिडिल ईस्ट देखें तो यहां पर एक राइवलरी ट्रेडिशनली चलते आई है, वो है सऊदी वर्सेस ईरान की और अरब्स वर्सेस इजराइल की। ये दो राइवलरी अभी चलती आई है, और इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन हालांकि अरब ही है, लेकिन अभी स्पेशली मेंशन कर देना जरूरी है। अब बहुत सारे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स चलते आई हैं, तो यदि ब्रिक्स और इंडिया को मिडिल ईस्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रीजन है उस पे एक अपना स्टैंड लेना है, तो ऑपोजिंग पावर्स यहां पर मौजूद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इन एरिया के लिए स्टैंड लेने के लिए इन कंट्रीज का रहना जरूरी है। एक कंसेंसस बिल्डिंग में हो सकता है एनडीबी फ्यूचर में एक रोल प्ले करें, दैट इज अनदर आइडिया। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में आउटरीच करेगा, और एक पर्टिकुलर यदि आप देखेंगे इथोपिया कंट्री है जो नॉर्मल क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, तो इथोपिया में चाइना और यूएस दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर है। यदि आप देखेंगे अफ्रीका जो है, दिस इज अराउंड हियर इट इज इथोपिया, इथोपिया के ऊपर यूएस का डोमिनेंस है और इथोपिया के साउथ में चाइना का डोमिनेंस है इन द पोर्ट रीजन्स। तो इथोपिया इज वन सच पावर, यदि यूएस और चाइना के बीच में कभी इशू होता है अफ्रीका में, तो इथोपिया इज वन न्यूट्रल प्लेस। कितना रोल प्ले कर पाएगी दैट इज डाउटफुल, क्योंकि दो बड़े पावर के बीच में इथोपिया क्या ही बोलेगा, बट ये एक ऐसा न्यूट्रल पावर है जिसके दोनों के साथ अच्छा रिलेशन हो। तो मे बी दिस कुड बी हेल्प इन फ्यूचर कन्फ्लिक्ट, यदि यूएस चाइना के बीच में होता है इन अफ्रीका, तो उसमें इथोपिया का कुछ रोल हो सकता है। हालांकि ऑल इज नॉट गोल्ड इन दिस, कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे एक इश्यूज मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये तीनों के तीनों का एक अलायंस डेवलप हो रहा है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फ्यूचर में यदि पाकिस्तान भी एडमिट हो गया तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एंटी वेस्ट या एंटी नाटो देखा जा रहा था, वैसे ही अभी भी माना जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स है, जितने भी एक्सपेंशन हुए वो चाइना के अच्छे रिलेशंस वाली कंट्री के साथ हुए। तो हो सकता है ये एंटी वेस्ट की तरीके से प्रोजेक्ट किया जाना, या चाइना इसे एंटी वेस्ट अलायंस की तरह बिल्ड करने या शेप करने की कोशिश करे। दैट इज वन मेजर क्रिटिक दैट हैड बीन साइटेड। हालांकि इवन फ्रांस ने भी इस ग्रुप के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की है, विच इज अ वेस्टर्न कंट्री। तो हो सकता है ये जरूरी ना हो, बट दिस इज वन मेजर क्रिटिसिज्म। और यदि अपन देखें, जैसे कि कंट्री है इजिप्ट, तो इजिप्ट को अपन देखें, इजिप्ट से इंडिया का ट्रेड कितना है, 7 बिलियन के आसपास। वहीं आप चाइना का देखोगे तो वो 15-16 बिलियन का है। मतलब कि सेम थिंग होल्ड्स फॉर अर्जेंटीना ऑल्सो। अर्जेंटीना में चाइना का प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि इंडिया से ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप इजिप्ट चाइना के हैं इन नए एडेड मेंबर्स के साथ। ऐसे ही चाइना और अर्जेंटीना के भी बढ़िया रिलेशंस हैं। तो हो सकता है कि ये चाइना का एक तरीका हो अपने मेंबर्स को, अपने डोमिनेंस को ब्रिक्स में बढ़ाने का। तो जो इंडिया और चाइना के इश्यूज रहे, हो सकता है वो एक नए फोरम ब्रिक्स में भी कैरी ऑन हो सके। इवन आप देखोगे ईरान के साथ भी यही इश्यू है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो ये इजिप्ट हो, सारी की सारी कंट्रीज में ये चाइना के बेटर रिलेशनशिप है। तो दिस इज हाउ वी आर गोना डील दिस टॉपिक। पहले कुछ पॉजिटिव्स बताना है, फिर नेगेटिव्स बनाना है, एंड वी विल कंक्लूड द आंसर। कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कंक्लूड करना है तो आप एक पॉजिटिव स्टैंड लोगे और एक कॉशनरी अप्रोच फॉलो करोगे। तो पॉजिटिव क्या बोलोगे कि द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर इंडिया फॉर अ वाइडर एंगेजमेंट एंड साउथ साउथ कॉपरेशन, पहली चीज। हाउएवर द प्रोमिनेंस ऑफ countries that have better relationship with China presents a cautionary note that India needs to expand on these new countries and improve its regional connectivity with Latin America and African countries। इस तरीके से आप
कंक्लूड कर सकते हैं. और इट ऑल्सो प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्सटेंड इट्स टाइज विद द लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्रीज. दिस इज हाउ वी आर गोना कंक्लूड. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.